तो काम करेंगे, गलती होगा, स्वाभाविक है। और जहां कारण है उसका निवारण भी है, मतलब कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो लाइफ में यदि कभी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करें, जी जान से लगे रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं पोखराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हूं और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रसव या पार्चुलेशन। मतलब निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई, उसके बाद में भ्रूण का परिवर्तन भी माता के गर्भाशय के अंदर हो चुका। अब जो गर्भावधि है वो कंप्लीट हो चुकी और उसके बाद में अब जो भ्रूणीय परिवर्तन का काम कंप्लीट हुआ है, अब जो भ्रूण है या जो बच्चा है या जो शिशु है वो गर्भाशय से योनि मार्ग से बाहर आएगा। इस प्रोसेस को हम प्रसव कहते हैं या पार्चुलेशन कहा जाता है। तो हम बात करेंगे प्रसव के बारे में या पार्चुलेशन। प्रसव, देखिए प्रसव के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये बात आती है कि मनुष्य के अंदर जो गर्भावधि होती है उसका समय क्या होता है। तो मनुष्य के अंदर जो गर्भ अवधि होती है, जो सगर्भता की स्थिति होती है, वो अवधि होती है 9 माह। कहने का मतलब ये है 9 माह तक वो बच्चा है वो माता के गर्भाशय के अंदर परिवर्तित होता है या विकसित होता है। जाइगोट से एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। इसमें 9 महीने का समय लगता है, 9 से 9.5 महीने का समय भी लग सकता है। डेज की बात करें तो कितने दिन हो जाएंगे? 270 से 280 दिन, इतना टाइम लगता है। यदि हम वीकली देखें तो 38 सप्ताह, 38 वीक का इसमें समय लगता है। तो मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर जो गर्भावधि होती है या जो सगर्भता की स्थिति होती है वो 9 माह की होती है। 9 माह का मतलब 270 से 290 दिन, या हम ये कहें तो 38 वीक, इतना टाइम लगता है। अब जब कंप्लीट भ्रूण का निर्माण हो चुका तो अब क्या होगा? सगर्भता के अंत में, मतलब अब सगर्भता का समापन होना है, उस स्थिति में गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जोरदार संकुचन उत्पन्न होते हैं। अब ये जोरदार संकुचन किस में उत्पन्न होते हैं? ये हमने जब गर्भाशय की संरचना पढ़ी थी उस समय हमने बात की थी कि 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम होती है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होती है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर होती है। तो जो बीच की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है और उन अनैच्छिक पेशियों के अंदर क्या होगा? संकुचन होगा। जब इनमें संकुचन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो प्रसव है वो होने वाला है या सगर्भता का समापन होने वाला है। जब इसमें जोरदार संकुचन होते हैं तो जो गर्भ है वो योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन होते हैं जिससे बच्चा या शिशु गर्भाशय से योनि मार्ग से होते हुए बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे। अब ये जो प्रसव है या प्रसव का जो प्रोसेस है ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है। मतलब साधारण सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। मतलब ये जटिल प्रोसेस है जो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है या इन दोनों के द्वारा प्रेरित होता है। तो देखिए प्रसव होना है, इसके बारे में जो पहले संकेत होते हैं वो गर्भ से और अपरा से उत्पन्न होते हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसव के लिए संकेत कहां उत्पन्न होते हैं। तो प्रसव के संकेत है वो गर्भ के अंदर और अपरा के अंदर उत्पन्न होते हैं। गर्भ का मतलब जिसका विकास हुआ, जाइगोट से जिसका विकास हुआ वो गर्भ है या फीटस है या शिशु है, बच्चा है, जो भी कहें वो। और अपरा, अपरा क्या है? अपरा एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा जो भ्रूण है या बच्चा है माता से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं अपरा।
तो ये जो गर्भ है और अपरा, इन दोनों के द्वारा प्रथम संकेत उत्पन्न किए जाने हैं। अब क्या होगा, जब इन्होंने संकेत उत्पन्न किए, इस वजह से गर्भाशय में क्या हुआ, संकुचन। इनके संकेत से गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन होते हैं, या जो मायोमेट्रियम होती है उसकी पेशी कोशिकाओं के अंदर जोरदार संकुचन उत्पन्न होते हैं, और ये जो संकुचन उत्पन्न होते हैं ये ही सगर्भता का समापन या प्रसव की शुरुआत करता है। इस तरह से जो संकुचन होते हैं इनको गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। अब जब इस तरह का कार्य होता है या जो मायोमेट्रियम है उसकी पेशियों में संकुचन होता है, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। माता के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, वैसे हम हार्मोन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता दूं जो ऑक्सीटोसिन है इसका स्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अब देखिए, जब माता के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण हुआ तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अब यही हार्मोन प्रसव का कार्य करवाता है, यही हार्मोन है वो उस बच्चे का जन्म करवाता है, इसलिए इस हार्मोन को जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं, जन्म हार्मोन, या इंग्लिश में कहें तो बर्थ हार्मोन इसी को कहा जाता है। मतलब जन्म के लिए, बच्चे के जन्म के लिए यह जिम्मेदार होता है। अब इस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन होना शुरू हो जाते हैं। जब गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन उत्पन्न हो जाते हैं तो अब क्या होगा, उसी समय एक हार्मोन का स्रावण और होता है, जो हमने पहले बात की थी। सगर्भता के अंत में अंडाशय के द्वारा भी एक हार्मोन का स्रावित किया जाता है, जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन। क्या नाम है, रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन का जब स्रावण होगा तो इसका कार्य है जो श्रोणि भाग है उसको चौड़ा करना। श्रोणि भाग को ये चौड़ा करेगा तो क्या होगा, बच्चा है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं प्रसव है वो आसान हो जाता है। तो श्रोणि भाग को यह है वो चौड़ा करेगा। अब इसमें क्या होगा, जब श्रोणि भाग चौड़ा हो गया, गर्भाशय के अंदर जोरदार संकुचन उत्पन्न हो गए, तो बच्चा है वो गर्भाशय को छोड़ते हुए जो गर्भाशय ग्रीवा है या जो योनि मार्ग है, इसको मिलाकर हम जन्म नाल कहते हैं। इस जन्म नाल के द्वारा बच्चा है वो योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रसव। तो इस तरह से प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। अब जब प्रसव होता है तो हमने ऐसे पिछली क्लास में बात की थी कि जो भ्रूण है इसके चारों ओर 4 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। एमनियोन होती है, ओरियोन होती है, योग सैक होती है, एलेंट्रोस होती है। तो यहां पर जब प्रसव होता है उस दौरान जो एमनियोन झिल्ली होती है, एमनियोन के अंदर ही भ्रूण होता है, तो एमनियोन झिल्ली फट जाती है। जब ये एमनियोन झिल्ली फट जाती है तो एमनियोटिक द्रव है वो बाहर निकलता है। जब एमनियोटिक द्रव बाहर निकलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो इस एमनियोटिक द्रव के अंदर ही रहता है। बच्चे का विकास है वो इस पानी के अंदर ही होता है। और जब प्रसव का कार्य होगा तो प्रसव के दौरान पहले जो बच्चा है उस बच्चे का सिर बाहर आता है, सिर वाला भाग बाहर आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले भाग आएंगे। यदि देखो कभी कभार बच्चा मां के पेट में उल्टा हो सकता है, जैसे मान लो सिर पीछे की ओर, पैर आगे की ओर, ऐसी कंडीशन में उसको हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कहते, सामान्य प्रसव नहीं कहते। कई बार ऐसी कंडीशन में जो प्रसव होता है वो सीजर के द्वारा या ऑपरेशन करके किया जाता है, या बच्चे को ऑपरेशन करके फिर बाहर लिया जाता है। ऐसी जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये इस तरह से प्रसव हो जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो बच्चा माता के पेट से जुड़ा हुआ है अपरा के द्वारा, अपरा या जो बीच में नाभि रज्जु पाया जाता है, इसके द्वारा बच्चा माता से जुड़ा हुआ होता है। बच्चा बाहर आ गया, नाभि रज्जु भी बाहर आएगा। जब नाभि रज्जु बाहर आता है तो उस समय एक न्यू ब्लेड पास में रखते हैं, न्यू ब्लेड के द्वारा उस नाभि रज्जु को काट दिया जाता है। जब नाभि रज्जु को काट देंगे, और ये भी न्यू ब्लेड के द्वारा, नहीं तो संक्रमण हो सकता है, पुरानी ब्लेड हो तो संक्रमण हो सकता है, न्यू ब्लेड के द्वारा इसको काट दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। इसके बाद में जो अपरा वाला भाग है,
बच्चे का जन्म हो गया, प्रसव हो गया, उसके 10-15 मिनट के बाद में जो अपरा है वह योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। अब अपरा बाहर आ जाएगा तो अपरा को है वो हम उस हिसाब से सेटल कर लेते हैं। बाकी इस तरह से प्रसव की क्रिया है वो संपन्न हो जाती है। सामान्य प्रसव हो गया। सामान्य प्रसव के बाद में एक हमने जटिलता की बात की। यदि बच्चा मां के पेट में उल्टा होता है तो वो जटिल प्रोसेस है। उस कंडीशन में सामान्यतः जो बच्चे का प्रसव है या सीजर के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। अब समय से पहले यदि प्रसव करवाना हो, कई बार ऐसी भी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। कई बार देखो जैसे मान लो किसी महिला की डिलीवरी होनी होती है और हम हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर साहब चेक करके बोलते हैं कि डिलीवरी आज नहीं कल होगी, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब कब होगी, तो डॉक्टर साहब बोले कल शाम को होगी। तो ये कल सुबह नहीं हो सकती क्या? तो हो सकती है, होने में क्या है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम जल्दबाजी करते हैं या हम डिलीवरी 2-4 घंटे पहले करवाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है? बच्चे का जन्म करवाना है। बच्चे का जन्म करवाना है तो कौन सा हार्मोन? जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन, मतलब ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो प्रसव समय से पूर्व भी हो सकता है। कई बार माता गर्भवती होती है, माता जब गर्भवती होती है उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जन्म हो जाएगा बच्चे का। मान लो 7 महीने के बाद में लेवल बढ़ गया तो प्रसव 7 महीने में हो जाएगा। ठीक है, इसको मारवाड़ी कहते हैं 7 मायु, तो उसको जैसे अधूरा भी कहते हैं ऐसे। तो इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। अब प्रसव के दौरान जो गर्भाशय की बायोमेट्री है उसमें संकुचन होने से माता को पीड़ा होती है। प्रसव के दौरान होने वाली जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसको प्रसव पीड़ा कहा जाता है। माता के अंदर प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है इसको प्रसव पीड़ा कहा जाता है। स्तन ग्रंथियों के अंदर हम बात करें तो स्तन ग्रंथियां किसका निर्माण करेगी? दूध का निर्माण करेगी। स्तन ग्रंथियों के द्वारा दूध का निर्माण किया जाता है और दूध का निर्माण कौन से हार्मोन के द्वारा? प्रोलैक्टिन के द्वारा। दूध का निर्माण तो कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि का कौन सा पिंड? अग्रपिंड, या जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके द्वारा इसका स्त्रवण होता है। अब देखिए इसमें जब सगर्भता की स्थिति होती है, जब माता गर्भवती होती है तो उस समय माता के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है इनका लेवल हाई रहता है। जब इनका लेवल हाई रहता है तो ये जो प्रोलैक्टिन है इसका स्त्रवण उतना नहीं हो पाता, या हम ये कहें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में प्रोलैक्टिन का स्त्रवण है वो बाधित रहता है। अब जब ये बाधित रहेगा तो दूध का निर्माण नहीं होगा। अब इस दूध का निर्माण कब होगा? बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद। बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चा बाहर आ गया, अपरा बाहर आ गया और उस समय प्रोलैक्टिन में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाते हैं, फिर ये प्रोलैक्टिन अपना काम करता है और दूध का निर्माण करता है। फटाफट दूध का निर्माण करेगा क्योंकि बच्चे को दूध भी पिलाना है। अब देखिए दूध का निर्माण करेगा प्रोलैक्टिन, लेकिन उस दूध को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। जन्म के दौरान की बात करते हैं, प्रसव के दौरान की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। यह हार्मोन बच्चे का जन्म भी करवाएगा। जन्म के बाद में जो स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण हुआ है, स्तन ग्रंथियों के अंदर संकुचन उत्पन्न करेगा और जब स्तन ग्रंथियों के अंदर संकुचन उत्पन्न होगा तो स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध का निष्कासन करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। अब कई लालची लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो पशुओं को पालते हैं, पशुओं को पालने के बाद उनको लालच रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ये हमारा जो दुधारू पशु है ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो इसके लिए दूध देने का मतलब दूध बाहर बाल के होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उस मादा को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन अपना काम करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? जो स्तन ग्रंथियां हैं उनमें संकुचन उत्पन्न करेगा और ज्यादा से ज्यादा दूध है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए कई लालची व्यक्ति होते हैं, वो इस हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं।
पहले के टाइम में जैसे मान लो आज से 10-15 साल पहले तो मतलब धड़ल्ले से ही चल रहा था, वर्तमान में इसके ऊपर रोक दी है। क्योंकि जब मान लो किसी दुधारू पशु को हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए हैं, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए तो दूध बाहर आएगा, साथ में ऑक्सीटोसिन भी आएगा। जब साथ में ऑक्सीटोसिन आएगा तो दूध को हम पीते हैं, दूध को कोई गर्भवती माता भी पी सकती है, तो क्या कंडीशन होगी समझ सकते हैं। मतलब उस दूध के साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि मादा के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, समय से पहले जन्म करवाएगा बच्चे का। समय से पहले यदि बच्चे का जन्म करवाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और समय से पहले प्रसव भी हो जाएगा, समय से पहले स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने का कार्य भी करेगा। ये मतलब हमें ये से कह सकते हैं प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए हम दुधारू पशुओं के साथ ये जो क्रिया हो रही है तो ये भी एक तरह का क्या कहें मानवीय अपराध है। मतलब ये कोई भी जीव है, जीव के साथ में ऐसी कोई घटना होती है तो अपराध है। अब यदि ऐसे कोई पशु है, दुधारू पशु है, वो बोल नहीं सकता, यदि हम ये घटना उसके साथ में करते हैं तो ये भी निंदनीय अपराध है, क्रूर कृत्य है यदि हम ऐसा किसी पशु के साथ में करते हैं तो। अब देखिए, शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्रवण होता है, दूध का स्त्रवण ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। इस घटना को दुग्ध स्त्रवण या लैक्टेशन कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल, दुग्ध स्त्रवण क्या है, किसे कहा जाता है? तो दुग्ध स्त्रवण किसे कहेंगे, जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया या प्रसव की क्रिया संपन्न हो गई, उसके बाद में स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो दूध का स्त्रवण किया जाता है इसी को दुग्ध स्त्रवण या लैक्टेशन कहा जाता है। अब देखो, प्रारंभ के कुछ दिनों में जो दूध आता है मादा के अंदर, मानव मादा की बात कर रहे हैं, प्रारंभ के कुछ दिन मतलब 4, 5, 6 दिन तक मादा का जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है, और वह दूध उस बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा पोषक पदार्थ होता है। उसके अंदर कई प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, बच्चे की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जब बच्चे की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाएगी तो बच्चा है वो बीमार नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार से वो बीमार नहीं पड़ेगा। यदि कोई रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश भी कर जाएगा तो उसके शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा क्षमता उसको समाप्त कर देगी। छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिरक्षा क्षमता का उतना विकास नहीं होता है, इसलिए ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो छोटे बच्चों को प्रतिरक्षी है वो इस तरह से प्राप्त होती है। और इस तरह से प्रसव के बाद में पहली बार जो दूध आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको खीस भी कहा जाता है, उसको पीयूष भी कहा जाता है, और इसको प्रथम स्तन्य भी कहा जाता है। अब जब प्रसव हॉस्पिटल के अंदर होता है तो जब हॉस्पिटल से उस माता को डिस्चार्ज किया जाता है तो डॉक्टर उनको कई ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं। एक तो टीकाकरण के बारे में कंप्लीट बता देते हैं, और साथ में उनको ये बताते हैं शिशु की देखभाल कैसे करनी है, और शिशु को कुछ समय तक मतलब कुछ महीने तक केवल स्तनपान कराना है, बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया जाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, बच्चे को केवल स्तनपान मतलब मां का दूध ही पिलाया जाना है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का स्वस्थ विकास हो, उसकी स्वस्थ वृद्धि हो, इसके लिए मां का जो दूध है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कुछ समय तक केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो प्रसव के दौरान माता की मृत्यु हो गई, चलो प्राकृतिक घटना है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जब माता की मान लो मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में किसका दूध पिलाएं? ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा दूध पिलाना हो, ऐसा दूध पिलाना चाहिए जो हल्का हो। हल्के का मतलब उसमें फैट कम हो, वसा कम हो। जैसे उदाहरण के लिए बकरी का दूध, गाय का, भैंस का, 3 प्रकार के दूध है। तो किसको पिलाने में वरीयता करेंगे? वरीयता से कौन सा दूध पिलाएंगे? बकरी का। मान लो बकरी का अवेलेबल नहीं है तो गाय के दूध के ऊपर विचार करेंगे। भैंस का तो कतई नहीं दिया जाना है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब फैट की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा? बच्चे के अंदर उसका पाचन नहीं होगा। जब उसका पाचन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर पीलिया नामक रोग हो जाएगा, जॉइंटिस नामक रोग हो जाएगा, और उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने जो प्रसव है, प्रसव के बाद में दुग्ध स्त्रवण, इन 2 बिंदुओं को है वो क्लियर करने की कोशिश की है। इस पाठ का अंतिम बिंदु हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण के बारे में।
लिंग का निर्धारण, मतलब जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली संतान नर होगा या मादा, लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब ये क्रिया हम बात करते हैं निषेचन के दौरान ही ये चीजें फिक्स हो जाती है। निषेचन जैसे हुआ, माता से जो गुणसूत्र आया, पिता से जो गुणसूत्र आए, उनका मिलना हुआ, उसी के साथ में लिंग का निर्धारण हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो संतान है वो उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान मानव के अंदर जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। तो देखिए, मानव के अंदर लैंगिक जनन की बात करते हैं तो दो जीव होते हैं, एक नर और मादा। ये दोनों मिलकर जनन करते हैं, नर और मादा ये दोनों मिलकर जनन करते हैं। नर के द्वारा नर युग्मक बनाए जाते हैं, मादा के द्वारा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। नर के द्वारा जो नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, मादा के द्वारा जो मादा युग्मक है उसको हम अंडाणु कहते हैं। अब देखिए, युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो युग्मक बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाएगी। अब देखिए, बात करें जैसे मान लो नर है, या जिसको हम कहते हैं मेल, नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है। नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। देखिए 44 प्लस XY, ये जो 44 गुणसूत्र है इनको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहेंगे? कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र। ये जो X और Y है इनको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसी तरह से मादा के अंदर बात करें, मादा जिसको फीमेल कहा जाता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ये है 44 प्लस XX। यहां पर ये जो 44 है ये क्या है? कायिक गुणसूत्र, या जिसको हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। यहां पर जो ये XX है इसको हम क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र। अब यहां पर ये बात भी ध्यान में रखनी है कि लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र ही का काम करेंगे। जो कायिक गुणसूत्र है उसका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं है। तो जो मेल के अंदर 44 प्लस XY, फीमेल के अंदर 44 प्लस XX गुणसूत्र जो होते हैं, इसमें से ये जो XY गुणसूत्र है इसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, और फीमेल के अंदर जो ये XX है इसको हम क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो अलिंग गुणसूत्र है इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। अब लिंग निर्धारण में जो योगदान देने वाले गुणसूत्र है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने यहां पर जो ये XY है इसको अलग ले लिया, यहां पर जो ये XX इसको हमने अलग ले लिया। इस तरह से जो लिंग गुणसूत्र है उनका जोड़ा हमने अलग कर दिया। अब जो नर है इससे युग्मकों का निर्माण होगा, और नर से जो युग्मक बनेंगे उसको हम शुक्राणु कहते हैं। इसी तरह से मादा के अंदर भी युग्मकों का निर्माण होगा, और मादा के अंदर जो युग्मक बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। अब इस तरह से जो शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यहां पर जो अंडाणु बनेंगे उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब यहां पर ये जोड़ा था XY का। अब जब युग्मक बने या जब शुक्राणु बने तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, तो 50% शुक्राणुओं के अंदर कौन सा? X गुणसूत्र, और 50% शुक्राणुओं के अंदर कौन सा? Y गुणसूत्र। इसका मतलब जो शुक्राणु है वो दो प्रकार के बनते हैं। दो प्रकार के कैसे? आधे शुक्राणुओं के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? X, और आधे शुक्राणुओं के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? Y। लेकिन यदि हम मादा की बात करें तो उसमें सभी अंडाणु ऐसे बनते हैं जिसमें कौन सा? X गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें भी X गुणसूत्र है और इसमें भी X गुणसूत्र है। अब इस तरह से जो युग्मक बन गए, युग्मक बनने के बाद में यदि हम बात करें तो जब इनका निषेचन होगा या जब ये युग्मक आपस में संलयित होंगे या निषेचित होंगे तो देखो क्या होता है। देखिए 4 कंडीशन बनती है। ये नर का एक ऐसा शुक्राणु है जिसमें कौन सा गुणसूत्र है? X, और यदि मादा के इस अंडाणु से संपर्क करेगा, या ये कहें कि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु
और ये जो अंडाणु है मादा का जिसमें भी एक्स गुणसूत्र है, इन दोनों के बीच में निषेचन होता है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स एक्स। जब इनमें एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। लड़की या जिसको हम कहते हैं मादा का जन्म होता है। अब नेक्स्ट में बात करें तो मान लो शुक्राणु तो ये है जिसमें एक्स गुणसूत्र है, और अंडाणु मान लो दूसरे वाला अंडाणु कौन सा, इसमें भी एक्स गुणसूत्र है, तो ये एक्स गुणसूत्र है और ये एक्स गुणसूत्र है। इस तरह से एक ऐसा शुक्राणु जिसमें एक्स गुणसूत्र है, एक ऐसा अंडाणु जिसमें एक्स गुणसूत्र है, इन दोनों के निषेचन से युग्मनज बनेगा जिसमें कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स एक्स। तो किसका जन्म होगा? यहां पर भी लड़की का जन्म होगा या मादा का जन्म होगा। नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं कि इसकी दोनों परिस्थिति कंप्लीट हो गई। अब ये जो वाई गुणसूत्र है, एक ऐसा शुक्राणु जिसमें वाई गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि इस अंडाणु से संपर्क करेगा, या हम ये कहें कि एक ऐसा शुक्राणु जिसमें कौन सा गुणसूत्र है? वाई है, और ये अंडाणु जिसमें कौन सा गुणसूत्र है? एक्स, तो एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होगा, संपर्क करेगा, सलित होगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स और वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है, तो किसका निर्माण होगा? किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा या नर का जन्म होगा। ये की ये कंडीशन नेक्स्ट देखते हैं। शुक्राणु है वाई गुणसूत्र वाला, अंडाणु है एक्स गुणसूत्र वाला। जब इन दोनों के बीच में निषेचन होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे? एक्स और वाई। तो इस तरह से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भी लड़का होगा या नर होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो नर और मादा से जो युग्मक उत्पन्न हुए उसमें यदि हम बात करते हैं तो नर के अंदर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। आधे ऐसे युग्मक बनते हैं जिनमें एक्स गुणसूत्र है, आधे ऐसे युग्मक बनते हैं जिसके अंदर वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस तरह से हम बात करें कि शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं, एक्स और वाई प्रकार के। लेकिन जो अंडाणु होते हैं, ये अंडाणु तो दोनों एक जैसे हैं, या मादा युग्मक है जिसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्धारण हमेशा पुरुष के द्वारा किया जाएगा या नर के द्वारा किया जाएगा। तो लड़का या लड़की किसका निर्माण होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? पिता करता है, या पिता के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पिता के अंदर वाई गुणसूत्र पाया जाता है, लड़के के लिए वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि लिंग का जो निर्धारण है वो विषम युग्मजी यदि नर है तो वो करता है, और यदि विषम युग्मजी मादा है तो वो करती है। अब यहाँ पर विषम युग्मजी कौन है? नर है। अब विषम युग्मजी नर है, इसका मतलब लिंग का निर्धारण नर के द्वारा किया जाएगा या पिता के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बात करने की कोशिश की कि मानव के अंदर लिंग का निर्धारण नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर देखो, हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं तो आज भी लिंग निर्धारण के लिए महिला को दोषी ठहराया जाता है। ये सरासर गलत है। लिंग निर्धारण के लिए महिला दोषी नहीं है, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष दोषी है। और कई बार ऐसी कंडीशन भी उत्पन्न होती है कि एक महिला जिसकी बार बार लड़कियां हो रही है, या एक महिला जो बार बार लड़कों को पैदा कर रही है, तो वो समाज के अंदर हीन दृष्टि से देखी जाती है। या कई बार जो पुरुष होते हैं वो पुनर्विवाह भी कर लेते हैं, या उस महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। वैसे तो ये चीजें प्राकृतिक है, प्रकृति करती है, उसके बावजूद भी यदि हम दोनों में दोष की बात करें तो संतान कौन सी उत्पन्न होगी इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? नर होते हैं। या जिम्मेदार कौन है? पिता है या पुरुष है। तो हमें हमारे समाज के अंदर भी यह मैसेज देने की जरूरत है, हमें हमारे समाज के अंदर यह मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि यदि जो संतान हो रही है, लड़का है या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार माता नहीं होकर पिता होता है, मादा नहीं होकर नर होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के अंदर, इस वीडियो के अंदर
काफी कुछ बातें करी है और इस क्लास के साथ ही हमारा ये जो एनसीईआरटी बेस्ड बायो का जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं मेरे हिसाब से जितने भी जो क्लासेज है, जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। बावजूद इसके यदि कहीं आपको गलती नजर आती है, कहीं कमी नजर आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें ताकि उस कमी का है वो समाधान किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को इसका 100% फायदा हो। कहीं पर भी कोई पेन मिस्टेक हो सकती है, बोलने में कोई मिस्टेक हो सकती है, लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि जो इंसान है या मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। इंसान भी कई कैटेगरी होते हैं, जो काम करेंगे उनसे गलती होती है, जो काम नहीं करते, जैसे निठल्ले बैठे रहते हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि काम ही नहीं करेंगे। तो काम करेंगे, गलती होगा, स्वाभाविक है। और जहां कारण है उसका निवारण भी है, मतलब कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो लाइफ में यदि कभी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करें, जी जान से लगे रहें, आप अपना 100% दें, मैं मेरा 100% देता हूं, सभी मिलजुल के काम करें तो हम बहुत जल्द सफलता के करीब होंगे। अब पढ़ाई करने का जो तरीका है उसके बारे में यदि बात करूं तो पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें पढ़ाई में मन लगा होना चाहिए, मन से पढ़ाई करनी है। कोई पढ़ाई कभी थोप कर पढ़ाई नहीं करवा जा सकती, किसी के ऊपर थोपो आप कुछ भी चीज, पढ़ाई करो, दूसरा भी काम यदि थोप कर करवाते हो तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। जिद्द से काम करो, अपनी जिद्द से काम करो, शिद्दत से काम करो, मन से काम करो, तो ही काम होगा। और उसमें तो पढ़ाई तो पूरी तरह से मन लगाकर करते हैं तो ही होती है। बावजूद इसके देखिए, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो पढ़ते पढ़ते मान लो आपको कभी लगता है कि नींद आ रही है, तो सो जाइए कुछ समय के लिए। मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसी कंडीशन में आप थोड़ी देर के लिए मान लो खेलना है, कूदना है, वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, म्यूजिक सुनना, जो भी अवेलेबल हो, उस हिसाब से आप एक बार माइंड को फ्रेश कर लीजिए। 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, नहीं करनी है। किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वांटिटी की बात नहीं करें, हम क्वालिटी नहीं, सॉरी क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। इतने पेज पढ़ लिए कोई मतलब नहीं है, आपने जितने पेज पढ़े हैं उसमें से आपने कितने याद किए, मतलब कितने आपने समझे हैं, वो काम की चीज है। जो भी आप पढ़ते हैं यदि उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ाई की कोई क्वालिटी नहीं है। पढ़ने का जो टाइम है सुबह जल्दी उठ के पढ़े, बहुत शानदार मन लगेगा। दूसरी बात, हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य पहले तय होना चाहिए, मुझे करना क्या है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग घूम रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 95% लोगों का कोई गोल नहीं है, वो बिना गोल के गोल गोल घूम रहे हैं। उनका कोई टारगेट नहीं है मुझे क्या करना है। जैसे मान लो मैं आपको पूछ लूं कि आप 12वीं पास करके क्या करोगे, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो बस कर रहे हैं, भाई ने किया, बहन ने किया, मैं भी कर रहा हूं। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। मतलब आपका टारगेट अभी से तय होना चाहिए, लक्ष्य तय करके फिर आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जब तक आपको अपना लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है तब तक आप रुके नहीं। तो रुकना नहीं है, मेहनत करनी है, और वो भी जी जान लगाकर मेहनत करनी है। और यदि हम इस तरह से मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ रात दिन एक कर देते हैं, तो हमें सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। आप जो भी मेरे इस चैनल के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें और अपने जो दोस्त, अन्य जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको आप नोटिफाई करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा वो आपको टाइमली मिल जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।